देखें, आपकी जुनून था कि हमारा बेटा जो पटरी से उतर गया है और उसने अपना रास्ता गुम कर दिया है, तो आपका जुनून था कि वो पटरी पे दोबारा वापस आ जाए। आप रातों को नींद खुलती थी तो एक ही ख्याल आता था कि हमारा बच्चे का क्या बनेगा। या नींद ही नहीं आती थी। और आप जो कुछ भी करते थे तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता था। और ज़्यादातर जो कुछ आप करते थे वो दो चीज़ों में कहा समोया जा सकता है कि एक ये कि आप कभी कभी खुश हो के उसका मुंह मोतियों से भर देते थे कि शायद इसका मुंह मोतियों से भरेंगे तो इसकी तसल्ली हो जाएगी, इसकी हर बात मान लेते हैं। और कभी कभी आप नाराज़ होके उसे दीवार में चुनवाने लगते थे और आप कहते थे कि दीवार में चुनाएंगे तो अनारकली ठीक हो जाएगी। लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता था, बल्कि आपके दिन जो है वो दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे थे, फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर जहन में आता है कि अब किसी से बाहर से मदद ली जाए। जो काम हम घर पे नहीं कर सकते तो फिर हम कहते हैं बाहर से मदद ले ली जाए। और बाहर से जब मदद लेने आप पहुंचते हैं तो इस चीज़ को डिस्कवर करना, डायग्नोज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके मिशन और आपके जुनून में मिसिंग लिंक क्या था जो आप कर रहे थे जो गलत था, और क्या था जो करना चाहिए था और वो आप नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने वो पिन पॉइंट करना होता है कि किसी खास मिसिंग लिंक क्या है या किसी खास फैमिली के कितने मिसिंग लिंक्स हैं, और उसमें फिर हम बीच में आ जाते हैं। जैसे कि दो लोगों के दरमियान जब तनाज़ा होता है तो कोई तीसरा बीच में आता है। ये अज़ल से होता आया है कि दो लोगों के दरमियान बात नहीं बनती तो कोई बीच में लाया जाता है जो कि बात बना दे। तो उसके लिए हम आके जब आपके सामने बैठते हैं तो आपको पता है कि हम सब बातें आपके सामने ही करते हैं। पेरेंट्स भी होते हैं, आप भी होते हैं, और कई दफ़ा हम पेरेंट्स को कहते हैं कि देखें आप ऐसा ना किया करें, और कई दफ़ा हम आपको कहते हैं कि देखें ऐसा ना किया करें। और आपको हम बताना चाहते हैं कि हम बीच में खड़े हैं, हम साइड लेने के लिए नहीं आए, हम मसले का हल तलाश करने के लिए आए हैं। और फिर मसला हल होना शुरू हो जाता है। मसला हल होना शुरू होता है, इंडोर ट्रीटमेंट ख़त्म होता है, आउटडोर ट्रीटमेंट आता है। फिर मसले होते हैं, वो कहता है मैंने गाड़ी चलानी है। घर वाले हमसे पूछते हैं कि अभी गाड़ी देनी है कि नहीं देनी, तो हम बोलते हैं नहीं अभी गाड़ी नहीं देनी। इसका स्टैंड है कि ये अभी गाड़ी नहीं चलाएगा, ये अभी सेल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेगा, ये अभी अकेला पुराने दोस्तों से मिलने नहीं जाएगा, या फ़लानी जगहों पे नहीं जाएगा, जिनको हम स्टैंड्स कहते हैं। स्टैंड्स के मकासद दो होते हैं, एक तो मरीज़ को महफूज करना और दूसरा फैमिलीज़ को चेक करना कि आया वो ताकतवर हो गए हैं कि नहीं, क्या फैमिली अपने रवैयों को मनवा रही है कि नहीं। और साथ साथ हम अपनी फैमिलीज़ को दो बातें कहते रहते हैं कि देखो इसकी इज़्ज़त करना दिल में, ज़ुबान से नहीं दिल में, और इसको कैपेबल समझना अपने दिल में। इसको निकम्मा नहीं समझना, निकम्मा नहीं कहना, ज़बान से बेशक कुछ ना कहो पर दिल में ये दो बातें समझ लें कि ये एक हमारा मुअज़्ज़ज़ फैमिली मेम्बर है, इसके साथ हमारा एक मज़बूत रिश्ता है, और दिल में इसको अनकंडीशनल रिगार्ड दे दें। अनकंडीशनल रिगार्ड कि ये इंसान है तो इसके साथ कोई और हरबा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, इससे बात की जा सकती है। दूसरे जानदारों से हम बातचीत नहीं कर सकते, उनके साथ छड़ी का इस्तेमाल नज़र आता है कि किया जा सकता है कि वो छड़ी की ज़ुबान को समझते हैं दूसरे जानदार, लेकिन जो इंसान होते हैं उनके साथ हमारा एक ज़बान का कम्युनिकेशन का रिश्ता होता है। अच्छा, वो जो हम कहते हैं ना कि दिल में, उसकी भी बड़ी ख़ास वजूहात है क्योंकि वो ज़रा मुश्किल है। ज़ुबान से ये कहना मैं तेरी बड़ी इज़्ज़त करना, ये लिप सर्विस हो सकती है, लिप सर्विस। तो हमने उसे मना कर दिया, हमने कहा कि जी ज़ुबान से बोलना ही नहीं, ये बात नहीं कहनी कि मैं तुम्हारी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। आपके चेहरे के तासुरात से, आपकी हरकत व सकनात से पता चलना चाहिए कि आप इज़्ज़त करते हैं, अनकंडीशनल करते हैं, क्योंकि आपके साथ मजबूत रिश्ता है, आपके साथ वो एक इंटेग्रल पार्ट की तरह रह रहा है। और आपने जब दिल में इज़्ज़त करनी है तो फिर आपने ज़ुबान से नहीं कहना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही करना होगा
और बहुत ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन को सही करना होगा, और टोन ऑफ वॉइस को और अपनी आंखों की चमक को वापस लाना होगा। तो ये बातें हम कहते हैं। फिर दूसरा हम कहते हैं दिल में एनू नकम्मा नहीं जे समझना, एनू नकारा नहीं जे समझना, क्योंकि दो बातें नशे के मरीजों को हर कोई कह छोड़ता है कि ये नकम्मा है, ये नकारा है। पर बीमारी का फ़र्क है ना। कोई किसी बीमारी में बंदा वॉमिटिंग करता है, किसी बीमारी में बंदा मुंह से बुरी बातें निकालता है, किसी बीमारी में बंदे को बुखार होता है, किसी बीमारी में बंदा तप जाता है, वैसे ही तप जाता है और गुस्से में आके तो दूसरे को नुकसान। और एक बीमारी हाथ लगाओ तो पता चलता है कि उसका तो बहुत वजूद तप रहा है। हर बीमारी के सिम्टम्स एक जैसे नहीं होते, और हम फैमिलीज़ को ये सिखा रहे होते हैं, और ये आसान नहीं है। ये सीखना, मरीज़ का अनकंडीशनल रिगार्ड सीखना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। और अगर आप ये सीख लेंगे तो आपको फ़ायदा सिर्फ मरीज़ के साथ नहीं होगा, आपका फ़ायदा ऑल अराउंड होगा। आपकी सारी दुनिया बदल जाएगी। आपके जहाँ जहाँ ताल्लुकात हों, किसी भी किस्म के ताल्लुकात हों, अनकंडीशनल रिगार्ड इंसानों का अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आप पे रहमत की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप दूसरे लोगों को कैपेबल समझना शुरू करेंगे तो आपने एक और खुफिया ख़जाना ढूंढ लिया कि आप अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने सबॉर्डिनेट्स को अगर कैपेबल समझना शुरू हो जाएं तो समझ लें कि आपने अलादीन का चिराग ढूंढ लिया। आपके इर्द गिर्द फिर होंगे लोग जो कहेंगे दसो जी की करना है, मैं करके दसना, और आप कहेंगे कि हाँ तुम कर सकते हो। ये दो, एक जिसे कहते हैं ना खुल जा सिमसम, ये वो दरवाज़े खोलने वाली चीज़ है जो कि आपके पेरेंट्स को बड़ी मुश्किल से सीखना होगी, क्योंकि हमें पता है कि इसके सीखने में बड़ा वक्त लगता है। इंसान वापस पुरानी आदतों की तरफ, पुरानी इल्लतों की तरफ जाता है कि अपना पुत्र रहना तो एनू लानत मुलामत कर दो, एदे बारे च कहो कि तेरा कख नहीं रहना, बस जिद तक असी जूने तो तेरा है जाए तो आन जाए। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो वालिदैन ये समझ लेते हैं, और रिहर्सल करानी पड़ती है, बाज़ औक़ात रिहर्सल करानी पड़ती है कि हम कहते हैं देखो जब आप अनकंडीशनल रिगार्ड करते हैं और जब आप उसे एक कारामद शख्स मानते हैं तो फिर आपका दिल करता है कि उसकी हर बात माने। इंसान का ब्रेन बड़ा दिलचस्प है, वो नतीजे बड़े दिलचस्प निकालता है। मिसाल के तौर पर जिस बंदे की हम इज़्ज़त करते हैं और जिस बंदे को हम बहुत ज़बरदस्त बंदा मानते हैं, कामयाब बंदा, कैपेबल बंदा मानते हैं, तो हमारा ब्रेन कहता है यही है वो बंदा जिसकी तुमने बातें माननी है। तो हमारा दिल अंदर से उबल उबल के कहता है कि जिसका मैं रिगार्ड करता हूं और जो बहुत ज़बरदस्त कैपेबल आदमी है, तो यही है ना वो बंदा कि जो कुछ भी कहेगा तो मैं मान लूँगा। ठीक, लेकिन ये एक बीमारी की सिचुएशन है जिसमें हम आपको कॉशन दे रहे हैं कि आपने रिगार्ड अनकंडीशनल करना है, कैपेबल मानना है, पर गल उदों मननी है जो मनन वाली होएगी। पहले तो तोलोगे कि गल ठीक है, फिर आप मानेंगे उस बात को। वरना जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि वसीम अकरम का एक एरियल का ऐड है जो कि वॉशिंग पाउडर है, और उसने पाकिस्तान के तमाम वॉशिंग पाउडर्स को बीट कर दिया है, हत्ता कि सर्फ वाले 10% एक्स्ट्रा फ्री देना शुरू हो गए हैं, जिससे भी बात नहीं बनेगी। कल से उन्होंने एक कैंपेन शुरू की है कि 10% एक्स्ट्रा फ्री। तो मुझे बताइए कि वसीम अकरम की ऐसी क्या कैपेबिलिटी है कि वो आपको कपड़े धोने के बारे में या वॉशिंग पाउडर के बारे में कोई माहिराना राय दे सके, मासुआ इसके कि आपने वसीम अकरम की इज्जत करना सीखी हुई है और उसकी कैपेबिलिटी को आप बहुत मानते हैं। आपको पता है कि वो ऐसे विकटें उड़ाया करता था और आपका दिल खुश हो जाता था और पाकिस्तान का नाम ऊंचा होता था, और उसके बाद वो कमेंट्री करता है तो उसमें पाकिस्तान का नाम वो ऊंचा करता है, और उसके बाद वो कराची की गलाजत के बारे में बात करता है तो सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो उसकी बात में असर है, ही इज़ एन इन्फ्लुएंसर। तो एक बंदा जब हम मान लेते हैं कि वो मुअज़्ज़ज़ है, वो हमारा दिल खुश करता रहा है, वो मुअज़्ज़ज़ है और बहुत करू आदमी है और वो ऐसे विकटें उड़ा देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वॉशिंग पाउडर के बारे में और कपड़े धोने के बारे में भी उसकी एक्सपर्टीज़ है। यानी ये
हमारी ह्यूमन फैलेसी है, या ये हमारी ह्यूमन मिथ है कि हम जिसकी इज्जत करते हैं, जिसे कैपेबल समझते हैं, उसकी बात मानते हैं। पर यहाँ मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने इज्जत करनी है, कैपेबल समझना है, बट देयर इज ए क्वेश्चन कि हम फिर हर गल कोई नहीं मननी। फिर अगर 2 + 2 5 कहेगा तो फिर हमें पता होगा कि यार बी केयरफुल, ये 2 + 2 5 5 कोई नहीं होता। लेकिन फर्ज करें अब आपने ना करनी है, अगर आपने कोई बात पे ना करनी है कि तुम्हें मोबाइल नहीं देना और तुम्हें हमने गाड़ी नहीं देनी और तुम्हें हमने अकेले ये नहीं करने देना और तुम्हें हमने वो नहीं करने देना, तो मुझे बताइए कि दुनिया में ये कितना आसान काम है भला ना करना। वेरी डिफ़िकल्ट के ना करना, क्योंकि हम अपने तजर्बात से जानते हैं कि सैकड़ों दफ़ा हमने हाँ की जब एक्चुअली हम ना करना चाहते थे। तो ये कोई मुश्किल काम है, तो जो मुश्किल काम है तो फिर वो सीखने पड़ते हैं कि हम ज़रा सीख लें कि ना करनी कैसे है। लेकिन हमारे पास एक और ह्यूमन मिथ है, एक और ब्रेन मिथ है, जिसकी वजह से हम मात खा जाते हैं कि जिन्हों ना करनी है ज़रा ਉਹਦੇ ਨਾਲ पहले मूड ख़राब कर लीजिए। जिन्हों ना करनी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ज़रा पहले ही मुंह बना लो। मतलब ये एक हमारा डिफेंस है कि जब हमें पता होता है कि हमने ना करनी है इस बंदे को, तो हम ना वाला मुंह बना लेते हैं। मैं एक जगह से किसी ज़माने में कपड़े ख़रीदा करता था, एक दुकानदार था, तो वहाँ से शर्ट्स बहुत अच्छी मिलती थी। अब तो पाकिस्तान में सिलाई कराते हैं तो बहुत अच्छी शर्ट्स हो जाती हैं। तो मैं जाया करता था, कई साल में जाता रहा, तो शर्ट लेनी देनी, पैसे लेने देने और खुदा हाफिज़। तो एक दिन मैंने उसे कहा, ऐसे बाय द वे कहा, क्योंकि मुझे पता था कि ये मूड जो ख़राब करके रखता है तो इसकी वजह तो जानना चाहिए, मैं तो इसका क्लाइंट हूँ, तो ये मूड क्यों ख़राब रखता है। तो मैंने उसे बोला कि भाई इतने अच्छे से मैं आता हूँ, तुम कोई बात ही नहीं करते, मेरा ख्याल है कि तुम मुझे जानते नहीं, तो फिर मैं तुम्हें थोड़ा तारुफ करा देता हूँ, यार थोड़ा तो मेरा कुछ ख्याल किया करो। वो कहने लगा कि नहीं, मैनू पता है, मैं तुहानू बहुत अच्छी तरह जानना, मैं तुहाडे टीवी प्रोग्राम देखना और मैं तुहानू बहुत अच्छी तरह जानना, लेकिन मैं इस वास्ते हस के नहीं बोलता, जो मैं हस के बोलिया तो तुसी कहोगे डिस्काउंट दे। तो मैंने कहा यार बात सुनो कि तुम ज़िंदगी में हर एक के साथ यही करते हो कि जिसको कोई तुमने डिस्काउंट नहीं देना होता तुम उसके साथ टफ हो जाते हो। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि तुम घर बीवी के पास भी जाते होगे और अगर तुम्हें नज़र आता होगा कि ये कोई फरमाइश करने वाली है तो तुम मुंह बना लेते होगे। कहते हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, तानू क्यों मैं पता है। तो मैंने कहा कि फिर जो दूसरे तुम्हारे दोस्त अहबाब होंगे या मिलने जुलने वाले होंगे तो तुम जब ना करनी होती तुम मुंह बना लेते हो। तो मैं कही छोटी सी ज़बान से तुम ना नहीं कहते, तुम इतना बड़ा मुंह बना लेते हो। कहते सर जी की करिए, फिर करना पैंदा है, जी करना पैंदा है। मैं कहा नहीं ऐसे नहीं करना पड़ता, तुम्हें पता है मैं ट्रेनिंग देता हूँ, तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकता हूँ कि किस तरीके से तुम जहाँ ना करनी चाहो तो तुम बड़े प्यार से ना कर दो और जहाँ तुमने हाँ करनी है तुम हाँ कर दो। और तुम्हें हर वक्त ये धड़का ना लगा रहे कि केड़ा बंदा आ रहा है तो मैं किहो जिहा मुँह बनाना है। मैं कहा मुँह तो अच्छा बनाओ ना, अल्लाह ने चंगा बनाया तुहाडा मुँह। तो वो कहता है ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बात ट्रेनिंग तक पहुँची तो मैंने सारी पैसे वसूल कर लिए। बात बड़ी सिंपल सी है कि जो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी कोई इनसिक्योरिटी है, आपको लगता है कि अगर मेरे वालिदैन का राब्ता विलिंग वेज से या विलिंग वेज की प्रोफेशनल टीम से रहेगा तो ये फ़िल्टर बीच में रहेगा और मैं अपने वालिदैन से बिल्कुल बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकूँगा और उससे मुझे कहीं नुकसान होगा। ये है आपका असल इनसिक्योरिटी कि उसको आप समझ रहे हैं कि मुझे कोई नुकसान होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा मिसाल देना चाहता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। अताए अजीज़, आपका कोई नुकसान हुआ जब आपके पेरेंट्स से हमारे ताल्लुकात हुए और आप बीच में हम आ गए? कोई नुकसान हो गया ताड़ा? कोई नुकसान, रिश्ते बनाने से कोई नुकसान नहीं होता। तो वही तो यहाँ तो वही तो सिखाते हैं, मछली पकड़ने ही तो सिखाते हैं, पर मछली बहुत स्लिपरी है, मछली पकड़ना ही सिखाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो आपकी ना वो शुरू का है, वो शुरू का है, बाद में ये फैब्रिक के अंदर आ जाता है। जो आपके धागे हैं ना ज़िंदगी के, उनके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। सादा करके तो हम बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज़
कि ये जो आपकी इनसिक्योरिटी है कि हम कोई ऐसा काम करेंगे आपके वालिदैन के ज़रिए कि जिससे आपको नुकसान पहुंचेगा, तो ये हो नहीं सकता। किसी बंदे को भी नुकसान पहुंचाना हो तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मेथड ये नहीं है कि वो माँ बाप के जरिए नुकसान पहुंचाओ। मुझे बताइए कि दुनिया में किसी बंदे को नुकसान पहुंचाने के लिए कहीं ये SOP नहीं है कि एदे माँ प्यो नूं लभो ते उन्हां दे जरिए एदे ते हमला करो। ठीक, ये ब्रीड जो है जिसे माँ बाप कहते हैं, ये ब्रीड जान दे देती है। और ये सिर्फ माँ बाप, इंसानों के माँ बाप नहीं, दूसरे जानदारों के माँ बाप जिनमें कोई ख़ास अकल नहीं होती, वो अपने बच्चों के लिए लड़ जाते हैं। वो इंस्टिंक्ट होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए लड़ जाते हैं। और आपके माँ बाप जो हैं वो बहुत गौर करते रहते हैं कि हम उनसे जो बातें करते हैं उन बातों की कोई बुनियाद है, क्या वो बातें ऑथेंटिक हैं, क्या उन पे कोई रिसर्च हुई दुनिया में, और क्या आपका तजर्बा या किसी और का तजर्बा क्या कहता है। देखिए, हम तो वो जो खोया हुआ जो सरमाया है आपका कि माँ बाप की मोहब्बत खो देना, माँ बाप बड़ी मुश्किल से बदतरीफ़ी करते हैं। मैं आपको बताऊं कि माँ बाप 100 दफ़ा अपना कलेजा चीर के तो फिर कोई अपने बच्चे की बुरी बात किसी को बताते हैं, और साथ क्या छड़ दे, वैसे महल्ले दे बुजुर्गां नूं सड़क पार करांदा है। मतलब कुछ ना कुछ सारी करके ना ये बातें तो कहेंगे कि वैसे गरीबां का बड़ा ख्याल रखता है, वैसे फलाना है बहुत चंगा। एवं एक पहली बात भी जो वो कह रहे होते हैं वो बुराई नहीं होती, वो सिम्टम होता है। और दूसरी बात वो जो कह रहे होते हैं कि दिल दा चंगा होना कुछ नहीं होता है बहाने ने। जैसे कोई खातून है खामद से रोज़ मार खाती है तो फिर कह दिया वैसे दिल दा बड़ा चंगा है। ठीक, तो ऐसा दिल दा चंगा बंदा कोई नहीं होंदा कि जेड़ा पहले तुहाडे नाल कोई बुरा सलूक करे ते उस तो बाद फिर सदके वारी जान लग पवे ते कवे मैं तुहानूं शॉपिंग कराना, ते फिर दसो की तुहानूं चाहिदा की है, मैनूं माफ़ कर दिओ। तो ये दिल दा चंगा होना नहीं होता, ये बीमार होना होता है। ये बीमारी की बात है, इसको थोड़ा समझना चाहिए। और खामद जब वापस पलट के आता है और आके कहता है कि अच्छा तू मैनूं माफ़ कर देते, चल मैं तुहानूं कोई शॉपिंग करा देना, तो आप बोले कि नहीं, आपसे सिर्फ अच्छाई की उम्मीद है और वही तवक्को है कि आप इज़्ज़त करना सीख लें और मेरे ऊपर नज़र करम करें। आप फ़िलहाल मुझे कोई शॉपिंग ना कराएं, शॉपिंग मैं करूंगी बाद में, मैंने लिख लिया एक शॉपिंग आज की, ये मैं बाद में करूंगी। क्योंकि जो ही आप मटेरियल चीज़ के लिए तो एक पैटर्न सा बन जाता है। और बाद ये जो मोहब्बत मिलती है खामद से मार कुटाई के बाद, ये इतनी इसकी यूफोरिक रिकॉल होती है कि बंदा कहता हूँ मैं किस दिन कहाँ मार खावा कि फिर बंदा मैनू जी प्यार करे। आपके पेरेंट्स दुखी होके 1000 दफ़ा सोचते हैं कि जाइए कि ना जाइए, घर की गल बाहर कढ़नी है कि नहीं, फिर इस मुंडे का ब्याह किस तरह होएगा और फिर दुनिया की कहेगी। और 100 दफ़ा सोचते हैं जाइए तो फिर कहते नहीं कुछ करने कोई ऐदा मुँह मोतियां नाल भर देने, फिर ठीक हो जाएगा, हंसेगा तो फिर खुश हो जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा, इनू गड्डी लै देने 8 सिलेंडर। लेकिन माँ बाप को बिल्कुल पता नहीं होता कि 8 सिलेंडर की जो गाड़ी है वो उसका कुछ नहीं हो सकता अगर मामला नशे का और मूड की ख़राबी का है। और घर वाले कुछ ना कुछ करते रहते हैं और बड़े मन के कदम लेके, टन के कदम लेके तो वो घर से निकलते हैं जाके किसी जगह फोरम पे ये कहने के लिए कि साडा मुंडा है जी, है देखो जी, है की करदा है जी, है देखो मुंडे साडे दा की हाल है, लुटे गए, मारे गए, परेशान हो गए, साडे ते खानदान च कदी किसी ने कीता सी, है देखो मुंडे ने की कर। और फिर कभी आंसू निकलते हैं, कभी कुछ बात होती है, कभी कुछ बात होती है। तो वो इस तरह हमारे पास आते हैं, कोई एड्डी आसानी दे नाल नहीं जिस तरह के घरों बंदा कहता ये समोसे पढ़ ले, ये इस तरह नहीं होता। ये बहुत सोच विचार का काम होता है कि हमने कमिट करना है, जाके बात करनी है कि ये प्रॉब्लम है। और पहले तो दिल ही नहीं मानता कि ये प्रॉब्लम कोई परमानेंट प्रॉब्लम है, लगता है कि अगले हफ्ते तक का प्रॉब्लम है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने हमेशा ये सोचा था कि अगले हफ्ते ठीक हो जाएगा, हमेशा अगले हफ्ते नहीं थे, अगले महीने नहीं थे, अगले साल हो जाएगा चंद दिन, उन्हें करी थोड़ा ही जाना है।
मतलब वो ये बीमारी को नहीं समझते। वो कहते हैं ए फलानिया दा मुंडा बड़ा भैड़ा है ना, एदे कोलों जान छुट जाए तो साडा मुंडा ठीक हो जाएगा। लेकिन वो भी बिल्कुल आपके बच्चों की तरह ही होता है। वो जो फलानिया दा मुंडा, वो उसका नहीं कोई लेना देना होता, उसको खुद ढूंढा होता है, हमारे अपने बच्चे ने ढूंढा होता है, बड़े प्यार से ढूंढा होता है। और वो जो है जो कुछ भी कर रहा होता है इल कंसीव्ड होता है, वो अपना परसेप्शन ख़राब होने की वजह से कर रहा होता है। वो नशा ला के दे रहा होता है तो सोच रहा होता है कि मेरा दोस्त खुश हो जाएगा, वो सोचता है कि मैं भला कर रहा हूँ। उसको पता ही नहीं कि भला क्या होता है और बुरा क्या होता है, उसको कोई पता नहीं होता। याद है वो उस दिन एक आपको वीडियो दिखाई थी, उसका नाम है द मंकी बिजनेस इल्यूजन, डैनियल साइमंस की, जिसमें उसने नज़रों के धोखे की बात की कि नज़रों का धोखा क्या होता है। हमारे आंखों के सामने हमारे हाथी गुजर जाता है और हम उसको नहीं देख सकते। देयर इज़ एन एलिफेंट इन द हाउस। जो नशे की बीमारी है वो ढीला ढाला हाथी पूरा घर में घूम रहा होता है और हम कभी ऐसे होके बचा के कभी ऐसे होके बचा के तो उसको गुजरने देते हैं। और ये जो जिस वीडियो को मैं जिक्र कर रहा हूँ, अगर आप उसे YouTube पे जाकर लिखेंगे तो वो आप देख सकेंगे और आपको बहुत हैरत होगी। आपकी आंखों के सामने उन्होंने बहुत से तजर्बात किए साइंसदानों ने, उन्होंने देखा कि हम कुछ देखते हैं, हम कुछ नहीं भी देखते। और हमें इस बात का पक्का पता होना चाहिए कि हमारी आंखों के कैमरे बड़े सिलेक्टिव हैं और ये उनकी ऊंची क्वालिटी है कि वो सब कुछ नहीं देखते। वो काम की चीज़ देखते हैं, लेकिन कभी कभी वो काम की चीज़ नहीं देखते और वो चीज़ देखते हैं कि जो काम की नहीं होती। जो नशा करने वाले हैं ये भी इंतहाई खामोशी से इस जाल में फंस जाते हैं। ये कोई किरदार की ख़राबी पहले नहीं आती और नशा बाद में नहीं आता, हमेशा नशा पहले आता है, किरदार की ख़राबी बाद में आती है। और जो नशा आता है वो मूड की ख़राबी से आता है, और नशा जो मूड की ख़राबी से आता है उसकी वजह दो तीन हो सकती हैं कि उसको कोई बीमारी है जो मूड ख़राब कर रही है, जैसे डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, OCD, या फिर वो अपने साथ सही सलूक नहीं कर रहा, वो रातों को देर तक जागता है, मोस्ट कॉमन। वो वर्जिश बिल्कुल नहीं करता, वीडियो गेम्स बड़ी खेलता है, वर्जिश कोई नहीं करता, मोस्ट कॉमन। अपने घर वालों से या जहाँ मौका लगे नेट प्रैक्टिस करता है लड़ाई झगड़े की, बहुत कॉमन बात है, माँ बाप से फड्डे डाली रखना। और चौथी बात है कि उसकी डाइट सही नहीं होती, वो जंक को डाइट समझता है, जंक फूड को डाइट समझता है, उसके कोई टाइमिंग्स नहीं होते। उसका नाश्ता 2:30 बजे, बच्चे 2:30 बजे नाश्ता करते हैं और उसे नाश्ता ही कहते हैं। ऐ नहीं हैगा कि उसनों कोई वो लंच कह दें, नहीं, उन्होंने नाश्ता कहते हैं। और उसके बाद रात को जो आधी रात को वो पिज़्ज़ा खाते हैं, वो डिनर है। और ये जो इम्बैलेंस है, कुदरत की रोशनी कम से कम देखना और माँ बाप के साथ जहाँ बेहतरीन मौका है रिलेशनशिप बनाने का और आसान तरीन मौका है रिलेशनशिप बनाने का और मेहरबान के साथ रिलेशनशिप बनाने का, ये मौका वो खो देते हैं। और उसके बाद उनको ज़िंदगी में किसी से भी रिलेशनशिप बनाना नहीं आता। अगला टारगेट उनकी बीवी होती है और उससे अगला टारगेट उनके बच्चे होते हैं और फिर इर्द गिर्द के लोग, फिर हमसाए, हर एक के साथ उनका रिलेशनशिप बिगड़ता रहता है। सो इनसिक्योरिटी जो सलमान आपके जहन में है ये जेन्युइन है, क्योंकि जब आप हमारे पास आते हैं तो आपके दिमाग पे कब्ज़ा किया होता है एक ड्रग ने जो कि आपको चुटकी बजाते में फ़न देती है, मज़ा देती है। और हमारे साथ पहला ही तारुफ कोई बहुत मज़े का नहीं होता। हमारे साथ जो पहला तारुफ होता है पेशेंट का, और पेशेंट को टीम घर से लेके आती है और मैं पूछता हूँ कि कैसे आना हुआ, तो वो बड़े हैरानी से मुझे देखते हैं और कहते हैं पता नहीं। मैंने कहा नहीं, आपके पेरेंट्स ने यहाँ भिजवाया है तो कोई वजह तो होगी। कहते तो उन्होंने पूछो, मैंने तो पता नहीं। तो यहाँ से हमारा तारुफ शुरू होता है और फर्स्ट इम्प्रेशन ही हमारा काफ़ी ख़राब हो जाता है।
और फिर हमने उसको ठीक करना होता है, और जब फर्स्ट इम्प्रेशन को ठीक करना होता है तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और खुद मुझे बहुत सोचना पड़ता है कि अच्छा व्हाट्स रॉन्ग, कहाँ हमारी गलती है, और फिर अपने प्रोफेशनल्स को मैं कहता हूँ अच्छा कहाँ गलती है। और जो मैं आपको कह रहा हूँ ये गलतियाँ हम सब ने भी करके देखी हैं कि अनकंडीशनल रिगार्ड नहीं करते, लेकिन जब हम अनकंडीशनल रिगार्ड करते हैं तो उसके जवाब में हमेशा हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है, बहुत आसानियाँ होती हैं जब अनकंडीशनल रिगार्ड करते हैं। और दूसरी बात कि जब हम दिल में सोच लेते हैं ना कि बहुत करूँ नहीं ए कर सकते नहीं, क्योंकि अगर मेरे जहन में ये फेथ हो कि ये नहीं कर सकते तो फिर मैं मेहनत क्यों करूँगा, और अगर करूँगा तो कोई रियाकारी होगी। लेकिन मुझे पता होता है कि ये कर सकते हैं, और फिर जब रिलेशनशिप इनसे बनता है और उसमें मेहनत लगती है, जब रिलेशनशिप बनता है तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हैरत होती है, क्योंकि इन्होंने गलियों के धक्के खाए होते हैं। आपको शायद पता हो, शायद पता ना हो, इन्होंने पुलिस के हत्थे चढ़ के भी हवालात में भी टाइम गुजारा होता है, और इन्होंने कई दफ़ा विड्रॉल की तकलीफ़ें बर्दाश्त की होती हैं। इन्होंने लोगों की नफ़रत में अपने करीबी कज़न्स, चचा ताया मामू के आंखों में भी कुछ देखा होता है। और ये बड़ी तकलीफ़ दे बात होती है जब आप के इर्द गिर्द के हमसाए, आपके अपने घर वाले, आपके अपने चचा मामू ताया फुफ्फो आपके साथ कह कुछ रहे होते हैं और दिल में कुछ और सोच रहे होते हैं, तो आपको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो हमारे बच्चे हैं इनसे बाज़ औक़ात बड़ी संगीन गलतियां हो जाती हैं जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान खुद इनको पहुंचाती हैं, और उस वक्त हमारा दिल करता है कि आग बबूला होकर हम टकरा जाएं इनके साथ, और उस वक्त लगता है कि ये करना बिल्कुल ठीक होगा। तो लगता है कि राइट चॉइस होगी कि आज ना दी बिस्ती बनती है। हमारे ये जो बच्चे हैं जब ये गलती करते हैं तो आपके पास बड़ा आसान रास्ता है, बहुत ही आसान रास्ता है कि आप 1.5 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में ये काम कर सकते हैं, और जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप 1 मिनट में ये काम कर गुजरेंगे। और वो काम सिर्फ इतना है कि 20 सेकंड में आप बताएं कि भाई तुमने किया क्या है, और वो ऐसे बताएं कि तुमने किया क्या है जैसे टीवी की न्यूज़ कास्टर बताती है कि उसके जज्बात कोई नहीं होते। वो बता रही होती है कि कल फलां प्लाज़ा में आग लग गई और वहाँ इतनी दुकानों में इतना नुकसान हो गया, इतने लोगों का इतना नुकसान हो गया, और प्लाज़ा जलकर खाकसतर हो गया। नहीं, कोई भी न्यूज़ देखे, कोई भी जो न्यूज़ एंकर है उसकी तरबियत ही यही है कि उसने मुख्तसर तरीन ख़बर जो है कम्युनिकेट करनी है। तो पहला जो 20 सेकंड है कि आप बताते हैं कि भाई तुमने किया क्या है, और फिर दूसरे 20 सेकंड में आप बताते हैं कि आप फील कैसा कर रहे हैं। दूसरे 20 सेकंड में आप बताते हैं कि मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंची है, मुझे बहुत दुख हुआ है, मेरा दिल फट रहा है, और मैं बहुत अपसेट हूँ, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं एम्बेरस्ड हूँ, मैं नाउम्मीद भी हूँ, और मुझे एक पल चैन नहीं आ रहा है, और मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, या जितनी बातें भी आपको करनी आती हैं तो आप कर लें। पेशेंट्स के हवाले से, यानी पेशेंट से बात करते हुए आप कहें कि ये तुमने गलत किया और ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरा अंदर दिल से क्या कह रहा है, दिल मेरा गुस्से में आपे से बाहर हो रहा है, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं झपट पड़ूं तुम पर, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये कर दूं, और मेरा दिल जो है बहुत अपसेट है, बहुत बेचैन है। तो आप अपनी फीलिंग्स जब बताते हैं 20 सेकंड में, तो आप कम से कम 10 फीलिंग्स तो बता लेते हैं, वो भी बतानी होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपका बच्चा कोई ऐसा काम करता है जिससे आपके अंदर खुशी जन्म लेती है, और वो आपकी इज़्ज़त करता है, वो आपका कहा मानता है, तो आप उसे बताते हैं पहले 20 सेकंड के अंदर के उसने क्या किया है। 1 मिनट प्रेज जिसको हम कहते हैं। तो आप कहते हैं कि ये जो तुमने आज आके मुझे कहा है ना कि अम्मी अभी आप तैयार नहीं हुई, अभी सेशन पे जाना है, तो मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। तो आप कहते हैं कि भाई तुमने किया क्या है, दिल में आप कहते हैं तुमने किया ये है कि तुमने कोई अच्छा काम किया है, और वो ये है मैंने तुम्हें एक दफ़ा कहा तो तुम फ़ौरन मेरी बात सुन ली, तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है, मेरा दिल खिल उठा है,
और मुझे बहुत उम्मीद हो गई है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, और मेरा यकीन है कि तुम इस चीज़ को दोहराते रहोगे। ये आखिरी पार्ट है कि तुम इसको दोहराते रहोगे, और ये जो चीज़ है ये बार बार हमें देखने को मिलेगी। तो आप 20 सेकंड में बताते हैं कि तुमने क्या अच्छा किया, फिर 20 सेकंड में बताते हैं कि मेरी क्या अच्छी फीलिंग्स, और फिर 20 सेकंड में आप बताते हैं कि अब आपकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी पॉजिटिव है। तो ये 1 मिनट प्रेजिंग हो गई। जिसे पहले हमने बयान किया वो 1 मिनट रेप्रिमेंड है। वो 1 मिनट रेप्रिमेंड है कि आपने पहले बताया कि तुमने क्या गलत किया, मेरी फीलिंग्स ये हो गई, और आप अच्छी उम्मीद याद दिलाती हैं कि तुम अच्छा काम कर सकते हो, ये करना। तो मैं इससे यानी अपील ये कर रही हूँ तुमसे, या अपील ये कर रहा हूँ। अच्छा, एक 1 मिनट गोल सेटिंग भी है, एक 1 मिनट गोल सेटिंग भी है। और 1 मिनट गोल सेटिंग में आप कोई चीज़ तय करते हैं कि ये काम है जो आपने खुद या किसी ने करना है, और उस काम की, उस गोल की ज़रा डिफ़ाइन कर देते हैं कि मैं ये चाहती हूँ। मिसाल के तौर पर आप गोल सेटिंग करती हैं कि देखें सेशन में जाने का टाइम जो है वो 3 बजे है, तो घर से हमें निकलने के लिए कोई 40 मिनट्स चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए, तो 2:15 बजे तुम बिल्कुल रेडी हो जाना कल। दिस इज़ व्हाट यू डू। और अगले दिन जब वो 2:15 बजे रेडी होके तो आपको कहते हैं कि जी अच्छा आई एम रेडी, तो फिर आप उसको खामोशी से हज़म करके चल नहीं पड़ते, फिर आप प्रेज़ करते हैं। और वालिदैन का ये बहुत बड़ा मसला है कि वो परहेज़ नहीं करते, वो बचपन में करते हैं, बाद में वो परहेज़ से परहेज़ करते हैं, और जूं बच्चा टीन एज में दाखिल होता है और ताल्लुकात उससे हमारे ख़राब हो जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं बुराई होगी तो मैं बताऊंगा, अच्छाई होगी तो फिर मैं चुप रहूंगा। एंड इट डजंट वर्क, इट डजंट वर्क। तो जो वालिदैन रेप्रीमेंट देना चाहते हैं तो याद रखें कि रेप्रीमेंट का कानून ये है कि आप उस वक्त रेप्रीमेंट देते हैं जब आप 2 दफ़ा प्रेज़ भी कर चुके होते हैं, चाहे वो बहुत ही छोटी सी बात हो। अच्छा, एक होता है 1 मिनट फॉर माई सेल्फ। अच्छा, ये 1 मिनट के कॉन्सेप्ट सारे डॉक्टर केनेथ ब्लैंचेट के हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं 35 किताबों में उन्होंने बताए हैं, जो कि 1987 से अब तक हर साल कोई ना कोई किताब आती है जिसमें एक ऑथर डॉक्टर केनेथ ब्लैंचेट होते हैं, और एक किसी को वो और साथ मिला लेते हैं ताकि कोई नौजवान कोई एक्सपर्ट हो तो वो उसकी भी इनपुट बीच में आ जाए। तो एक किताब उनकी है 1 मिनट फॉर माई सेल्फ। 1 मिनट फॉर माई सेल्फ में यह है कि आप दिन में वक्तन फ़वक्तन 1 मिनट निकाल लें, और उस 1 मिनट में आप सोचें कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, या जो कुछ भी मैंने अभी किया है वो कैसा है, वो बेहतर है कि बेहतर नहीं है। अगर बेहतर है तो क्या वो बेहतरीन है, और अगर वो बेहतरीन होता तो क्या होता। व्हाट इफ़ क्वेश्चन के अगर जो मैं करता तो ये अगर बेहतर है तो जो इससे बेहतरीन है वो क्या होगा, और 1 मिनट के अंदर अंदर उस बेहतरीन को एक्सप्लोर करना और बेहतर को बेहतरीन में बदल के पेश कर देना। जैसे एक बात मैं कल ही ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, एक कोच थे जो कि न्यूयॉर्क की टीम के कोच थे, वॉलीबॉल टीम के कोच थे, और जॉन वुडन उनका नाम था। उनकी रिसेंटली डेथ हुई है 100 साल की उम्र में 2-3 महीने कम। और 100 साल जी नहीं, डेथ हो गई अब, लेकिन 100 साल की उम्र में 100वें साल में डेथ हुई, 100वें साल के 10वें महीने में। 27 दफ़ा अपनी टीम को कामयाबी से हमकिनार किया, और उन्होंने कभी किसी खिलाड़ी को नहीं कहा था कि आज तुमने अच्छा खेल पेश नहीं किया। उन्होंने कभी किसी खिलाड़ी को नहीं धमकी दी थी कि आज अगर अच्छा खेल नहीं पेश करोगे तो तुम्हें टीम से निकाल देंगे। उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा था कि तुमने कितने गोल करने हैं और तुमने कितने गोल नहीं करने। वो सिर्फ एक बात अपने हर उस बंदे को बताया करते थे कि जिसकी वो कोचिंग करते हैं, कि अपने हर दिन को बेहतरीन बनाना। पर एक उनका ये मोटो था कि हम में से ज़्यादातर लोग हर दिन पे फोकस नहीं करते,
हफ्ते, महीने, साल या आगे फ्यूचर पे फोकस करते हैं राउंड अबाउट वे में, लेकिन किसी एक दिन को कैसे शानदार बनाते हैं, किसी एक दिन को कैसे शानदार बनाते हैं, मतलब हर दिन को कैसे शानदार बनाते हैं। तो मुझे बताइए कि अगर इससे अगली मंजिल कि आप अपने हर घंटे को कैसे शानदार बनाते हैं, या आप सोचें कि आप अपने हर मिनट को कैसे शानदार बनाते हैं। और अगर ये आपकी आदत हो जाए, अगर ये आपकी फितरत सानिया बन जाए, तो आपकी ज़िंदगी का क्या बनेगा और आपकी जो इंजॉयमेंट है लाइफ से, क्योंकि जब आप चीज़ों को शानदार बनाते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, और जब आप चीज़ों को शानदार नहीं बनाते तो आप बुरा महसूस करते हैं। तो जब आप चीज़ों को शानदार बनाते हैं और आप अच्छा महसूस करते हैं तो दिस इज़ फन। ये है वो लाइफ जो कि हमें चाहिए कि हमें हर वक्त अच्छा महसूस हो। और उसका जो दूसरा तरीका हमने करके देखा वो ठीक नहीं निकला, वो ठीक निकला नहीं। अगर वो तजर्बा कामयाब होता तो कोई बात नहीं थी, हम इतनी चीज़ें बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं तो हम लाते ख़रीद के, फिर हम इस्तेमाल करते उसको, चाहे वो महंगी थी चाहे वो सस्ती थी, लेकिन वो वारे में नहीं आया। उससे हम टूट गए, हमारे दिल टूट गए, हमारे घर टूट गए। तो एक तरीका जो कि अच्छा फील करने में मदद दे सकता है कि आपको पहले आदत पड़ जाए कि हर रोज़ बेहतरीन बनाना है, और फिर आपको आदत पड़ जाए कि हर घंटे को बेहतरीन बनाना है। ऑन दी आवर एक प्लेज कर लें, फिर एवरी मिनट, और आपकी फिर ये फितरत सानिया बनेगी। आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, ये आज खुद ही होता रहेगा, आज खुद होता रहेगा, क्योंकि आपके अंदर से इनिशिएटिव निकलता रहेगा और आपको बार बार विल पावर इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी, स्किल पावर है जो मिलेगी। कई टेक्निक्स है ना, देखिए एक तो ये जो रेप्रिमेंड है ये हम करते हैं उस वक्त 1 मिनट रेप्रिमेंड जब हम बिल्कुल कोई बड़ा मामला देखते हैं, बड़ा मामला देखते हैं, कोई हम देखते हैं कि अगर खामोश रहे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसे गल करनी पड़ेगी, तो फिर हम इस तरह बात करते हैं अपने बच्चों से 1 मिनट के अंदर। और जब 1 मिनट के अंदर हम बात कर लेते हैं तो उसके बाद बाकी जो है कच्चा धुआं नहीं छोड़ना, बस फिर खामोश हो जाने। एक वालिद या वालदा अपने बच्चे से जब बात करे और 1 मिनट में बात ख़त्म कर दे और उसके बाद वालिद या वालदा नज़रें झुका ले और एक गमनाक सा चेहरा बना के तो बैठ जाए, तो फिर और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद औलाद के ऊपर बहुत उसका गहरा असर होगा और आपको कोई अच्छा जवाब मिलेगा जो दिल से उभर के आप तक पहुंचेगा। लेकिन वो जो बात आप कह रही हैं कि जब बच्चे कुछ करते रहते हैं तो आपको पता है कि बच्चों को सवाल करना बहुत पसंद है, अगरचे हम बच्चों को सवाल करने से मना कर देते हैं और हम तंग आ जाते हैं उनके सवालों से। कभी बच्चा कोई सवाल करता है कि ये क्यों है, ये कैसा है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, तो 2-4 दफ़ा जवाब देगा, चुप करके वो अच्छा जा खेत जाके तो ये कर वो कर। तो बच्चों को सवाल बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो बार बार सवाल करने पे कोई उनके साथ ये सलूक होता है कि स्नब कर दिया जाता है, तो फिर वो सवाल करना बंद हो जाते हैं और फिर वो अपने नन्हे मुन्ने दिमागों से अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई रास्ता तलाश करते हैं, क्योंकि वो सवाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उनसे सवाल करें और वो क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किस तरह, अच्छा फिर से समझाओ, मुझे समझ नहीं आया, अच्छा और कोशिश करो, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम अच्छा खुल के बताओ, तुम अल्फाज बदल के बताओ। तो जब आप इस तरह करते हैं तो दूसरे बंदे को खुद ही सारी बात समझ में आ जाती है और सवालों की चोटों से दीवारें गिरती हैं, और सवाल ना करने से और सवाल ना सुनने से दीवारें बन जाती हैं। और एक घर में जब लोगों के दरमियान दीवारें बन जाती हैं तो वो घर नहीं रहते, वो डिब्बे डिब्बे से बन जाते हैं जिसमें लोग अलग-अलग मुर्गियों की तरह वो बंद होते हैं। ये ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर ऐसा है जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए थोड़ा आसानी पैदा की हुई है कि अगर कोई चीज़ उन्हें रेगुलरली तकलीफ़ देती है तो फिर वो तकलीफ़ देना बंद हो जाती है। फिर जब तक तकलीफ़ उससे अगले दर्जे की नहीं होती बंदे को महसूस ही नहीं होती। वो कहते हैं ना, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो ये जो हमारे ऊपर कोई ना कोई मुश्किल आती है, मुझे बताइए कि जो हमारे घर में बच्चा नशा करने लगता है
तो जब पहले पहल पता चलता है तो काफ़ी पहाड़ टूटता है, लेकिन 15 दिन बाद क्या होता है, कोई कहते कोई नहीं सारे बच्चे कर देने, आजकल सारे बच्चे कर देने, खैर है कोई गल नहीं करन दो। तो मतलब बिचों की सिगरेट ही पींदा है ना, कोई चरस ही पींदा है ना, मतलब फिर वो इस तरह करके ना नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। एक वालिद ने मुझे खुद कहा, कहता है जी मैं बड़ा परेशान सा कि मैंने किसी ने दसिया कि तुहाडा बच्चा नशा करता है, मैं उसका फिर पेशाब चेक कराया, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ चरस निकली है, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ चरस निकली है। मतलब ये चरस पे अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ये इंसान ही कर सकता है। माशाल्लाह क्या माशाल्लाह हम सिर्फ चरस पींदा, मतलब ये मतलब यह है कि इंसान ने अपना जो सुकून है उसको किसी न किसी तरीके से सेफ गार्ड करना होता है। यही वही जो नज़र का धोखा, और नज़र का धोखा सिर्फ नज़र का धोखा नहीं होता, आवाज़ का धोखा भी होता है, ये जायके का धोखा भी होता है। मुझे ये बताइए कि अगर कोई बंदा आपको बहुत अच्छा लगता है और उसने आपको खाना बना के खिलाया तो आपको खाना अच्छा लगने लगेगा। तो अगर कोई बंदा ही अच्छा नहीं लगता और उसने फिर खाना बनाया, कोई बहू कोई सास जो अच्छी नहीं लगती तो उसने खाना बनाया, तो फिर वो खाना जहर लगेगा। और इसी तरह खुशबुओं का मामला है और बदबुओं का मामला है। मुझे बताया ये टीच बात मुझे अता ने की कि ये जो चरस पीने वाले होते हैं इनको चरस की जो बदबू है वो खुशबू लगती है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि वो कितनी बुरी बदबू होती है, यानी कोई भी बर्दाश्त करे उसे बड़ा मुश्किल होता है, उसकी बड़ी बदबू होती है। और अल्कोहल की भी बहुत बदबू होती है, लेकिन जिसे अच्छी लगती है, जिसे वो पिया मन भाए, तो उसको चरस की बदबू नहीं लगती। और अगर कोई उसमें बदबू कोई मास्क कर दे तो उनको चरस का असर भी महसूस नहीं होता। तो ये जो इंसान की नज़र का धोखा है, ये आवाज़ का धोखा भी है, और ये खुशबू और बदबू का धोखा यानी स्मेल्स का धोखा भी है इंसान के अंदर, और ये जायके का धोखा भी है, और ये छूने का धोखा भी है। मुझे ये बताइए कि आप में से कितने हैं जिन्होंने अपने नवासे को या पोते को छुआ तो कितना मज़ा आया। लेकिन और भी बच्चे होते हैं, आपको उस तरह मज़ा नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक रिश्ते का इल्यूजन है कि अपने बच्चे में से खुशबू आती है। तो ये क्यों आती है? आपको लगता है ये तो हमारी खुशबू है। और मुझे बताइए कि जब आजकल लोग आपस में मिलते हैं तो उनको कोरोना का डर उन लोगों से लगता है जो अजनबी हैं। जो अपने चचा का बेटा है उदे तो कोई कोरोना नहीं हो सकता, ये कोरोना होगा किसी गैर के हाथों। ये इल्यूजन है ना। तो ये चीज़ें होती हैं कि जहाँ आपको फेमिलियरिटी होती है वहाँ ख़तरा महसूस नहीं होता, और जहाँ फेमिलियरिटी नहीं होती, कोई अजनबी होता है, बंदा कहता है होशनल। अगर आप हवाई जहाज़ में बैठते हैं तो साथ की सीट पे जो बंदा है आप उससे फ़ौरन बात नहीं करेंगे, आप थोड़ा पहले देखेंगे कि कोई ये क्या करता है। अगर ये बिहेवियर अच्छा करेगा तो फिर इससे बात करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कोई कहता है कि मैं नशा करूँगा या मैं नशा नहीं करूँगा, तो ये ऐसे ही है जैसे कोई बंदा कहे कि मैं खांसी नहीं करूँगा या मैं खांसी करूँगा। तो इस चीज़ की वो जान निकल जाती है, तो इसीलिए तो वो कहता है। लेकिन हमें पूछना चाहिए कि क्यों? क्योंकि जब हम सिद्ध के दिल से सवाल करते हैं और बातचीत करते हैं तो कंसेंसस जन्म लेता है। क्योंकि कोई तकलीफ़ में होता है तो इस तरह की तकलीफ़ दे बात करता है, और ये हमें रोज़ सुनने को मिलती है बात पेशेंट के साथ, क्योंकि जब वो हमारे पास आते हैं आते ही तकलीफ़ में हो जाते हैं। देखो, जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं आते ही, देखो दुनिया के हर मर्ज़ में आप अस्पताल जाते हैं तो कुछ जाते ही कुछ सुख मिल जाता है। दुनिया के हर अस्पताल में कहीं आप जाते हैं, दिल के अस्पताल में जाते हैं दिल के दौरे के साथ, तो जाते ही वो दर्द ठीक हो जाता है। बुखार वाले अस्पताल में जाते हैं तो बुखार ठीक हो जाता है। कोई डायरिया होता है तो डायरिया ठीक हो जाता है। हमारे पास पेशेंट जब आता है तो आते ही उसने अगले आने वाले 2, 4, 5, 10 दिनों में
15 दिनों में तकलीफ़ों में घिर जाना होता है और हम उसे निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसका परसेप्शन ये होता है कि ये मुझे इनकी वजह से हो रही है तकलीफ़, अगर मैंने ज़रा छड्डो हाँ 2 मिनट ली तो मैं देखो फिर की करना। कैफ़ीन के ये नुकसानात होते हैं और कैफ़ीन के ये फ़ायदे भी होते हैं और प्रोज एंड कॉन्स मौजूद हैं। और इसी तरह अल्कोहल के बारे में भी आपको ऐसी बातें मिल जाएंगी कि अल्कोहल से ये फ़ायदा होता है, अल्कोहल से ये फ़ायदा होता है, तो अल्कोहल से ये फ़ायदा होता है। लेकिन अल्कोहल से जो नुकसान होता है वो मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि 304 बड़ी बीमारियां अल्कोहल से होती हैं। और चाय के बारे में मैं आपको बुनियादी बात बता दूं कि जिस्मानी तौर पर चाय के फ़ायदे मौजूद हैं। मैं करेक्शन के लिए कह रहा हूं कि जिस्मानी तौर पर जैसे कैंसर से हिफाजत की बात उन्होंने की तो ठीक की, जिस्मानी तौर पर चाय के फ़ायदे मौजूद हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर चाय के नुकसानात मौजूद हैं, क्योंकि दिमाग के एक केमिकल के ख़िलाफ़ चलती है चाय। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने अपने जिस्म को थोड़ा बेहतर करना है या अपने दिमाग को ज़्यादा ख़राब करना है। तो मैंने दोनों ही काम करके देख लिए। 50 साल चाय पी के देख ली और 1.25 साल हो गया है चाय छोड़ के भी देख ली, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो जो मुश्किलात थी चाय छोड़ने में वो भी ख़त्म हो गई। रात को मैं देर तक 2:30 बजे तक जागता रहता हूँ चाय पी के, चाहे अच्छे काम करूँ, चाहे किताब पढ़ूँ, चाहे टॉक शो देखूँ, और सुबह को 12 बजे तक सोया रहूँ जिससे मैं सूरज की रोशनी से महरूम हूँ और दिन मेरा छोटा हो जाए और मुझे लगे कि मैं टाइम प्रेस्ड हूँ। तो उससे कहीं बेहतर है कि मैं जो जिस्मानी फ़ायदे हैं वो किसी और तरह से हासिल करने की कोशिश करूँ और जो दिमागी नुकसानात हैं उनको मैं अवॉइड करूँ। तो मुझे बताइए कि इसमें क्या शक है कि नशे से मज़ा आता है? इसमें क्या शक है कि इट्स फन थिंग टू डू ड्रग्स? लेकिन फिर जी होंगी है ना, फिर वो तुहानू पता है फिर जी होंगी है। तो जितना भी आप फ़न करना चाहते हैं तो उसके तो आपको बहुत से खूबसूरत तरीके बता सकते हैं। हम खुद बहुत फ़न करते हैं, हम सब, ऐसा लगता है कि हर रोज़ ईद और हर रात शबरात जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये सीखने से ऐन मुमकिन है और इसमें आपको कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, और आप हंसते खेलते अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। जी सर, कैफीन में टॉलरेंस भी बिल्ड होती है? नहीं, 2 चीज़ें होती हैं कैफ़ीन में। एक तो एडिक्शन हो सकती है और एक चीज़ हो सकती है कि थोड़ी सी क्वांटिटी चाय की बढ़ सकती है, जिसे हम कहेंगे कि अगर आप रोज़ के 2 कप पीते थे तो अगर आप 3 कप पीने लगेंगे तो ये टॉलरेंस है। लेकिन सबके साथ ऐसे नहीं होता। कुछ लोग 2 कप से 20 कप पे और 20 से 40 कप पे आ जाएंगे और हल्की चाय से तेज़ कॉफ़ी पे आ जाएंगे, और वो चाय की अगर कोई कमी वाक़या हो जाए तो कोको कोला से पूरा करेंगे, पेप्सी से पूरा करेंगे, और बेशुमार चीज़ें हैं जिसमें कैफ़ीन को अंधाधुंध डाल दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आइसक्रीम में कैफ़ीन को डाल दिया जाएगा। इसके अलावा और बेशुमार खाने पीने की चीज़ें हैं, हत्ता के बिस्किट में डाला जाएगा, केक्स में डाला जाएगा। तो रेड बुल वो जो एक अलहदा ही चीज़ बना दी उन्होंने एनर्जी ड्रिंक के नाम पे। मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा मैं फ्लोरिडा में एक जगह से टैक्सी पे बैठ के मैंने 200 मील दूर जाना था, और एक मैंने टैक्सी की तो उसने सबसे पहले एक वो पेट्रोल पंप पे गया और पेट्रोल पंप पे उसने कहा पेट्रोल भरना है, और फिर पेट्रोल पंप पे एक दुकान थी, भाग के वहाँ से जाके तो 1 दर्जन रेड बुल लेके आ गया, और आते ही धड़ाधड़ उसने पीने शुरू कर दिए। तो मैंने कहा मुझे तुम यहीं उतार दो। तो मैं आपको बताऊं कि आपको कोई फ़ायदों से मना नहीं कर रहा, आपको सिर्फ नुकसानों का एहसास दिला रहे हैं। आप में से कौन है जो इस बात को समझता है कि नशे के बगैर भी फ़न किया जा सकता है? और ये सीखने का काम है, ये सीखने का काम है, और आप चाहें तो बड़ी आसानी से ये सीख सकते हैं। और जब आप ये सीख लेंगे ना तो सिर्फ आप ये नहीं सीखेंगे, फिर आपकी औलाद और आपकी औलाद की औलाद और आगे जो आपकी पीढ़ियाँ चलनी है, जो आगे आपकी नस्लें चलनी है, तो ये सारा कर्म बड़ी दूर तक जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जो आप करते हैं सो आप करते हैं, लेकिन जो इसका कर्म होता है वो बहुत दूर तक जाता है। थैंक यू वेरी मच।